अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर चलने वाली बड़ी तब्दीलियों की, तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती हुई नई सियासी चालों की और फिर बलूचिस्तान कोयटा में होने वाले उस अफसोसनाक वाक़े की जिसने पूरे पाकिस्तान को गमज़दा कर दिया। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आखिर में जो हकायक सामने आएंगे वो बहुत कुछ सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई उन अंदरूनी तब्दीलियों की जिनके इशारे काफी अरसे से दिए जा रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ी तब्दीली की तैयारी हो रही है और जाहिर है जहां खैबर पख्तूनख्वा की सियासत होगी वहां तहरीक इंसाफ का जिक्र जरूर आएगा। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस बार मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अहम किरदार में नजर आ रही है। मैंने आपको पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताया था और मेरी मालूमात उस वक्त बैरिस्टर सैफ के मतलब थी। इतलात यही थी कि बैरिस्टर सैफ दिलचस्पी रखते हैं, कोशिश भी की जा रही है और शायद इन्हें लाने की तैयारी भी हो रही है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बात अब सिर्फ सियासी क्यासराइयाँ नहीं रही। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी यासिर हुसैन साहब, जिनकी खबरें उमूमी तौर के ऊपर काफ़ी मोतबर समझी जाती हैं, उन्होंने आज पहली बार उस खबर की तस्दीक कर दी है जो हम पहले आप तक पहुंचा चुके हैं। उन्होंने वाज़िया कहा कि ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली का फैसला हो चुका है और मजीद ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को गवर्नर बनाने का इम्कान मौजूद है। अब यहाँ असल सवाल शुरू होता है क्योंकि मेरी मालूमात बैरिस्टर सैफ के हवाले से थी जबकि यासिर हुसैन के मुताबिक अब परवेज खटक का नाम सामने आ रहा है। यानी एक बात तो तकरीबन तय हो गई है कि तब्दीली होने के लिए जा रही है। लेकिन अब असल सवाल यह है कि आखिर परवेज खटक को ही क्यों लाया जा रहा है। अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करना मकसद होता तो शायद बैरिस्टर सैफ ही काफ़ी थी। लेकिन जब परवेज खटक का नाम सामने आता है तो इसका मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं होता बल्कि इसका मतलब तहरीक इंसाफ के ऊपर भी दबाव डालना। और यह बात समझना बहुत जरूरी है। आप खुद देखें, फैसल करीम कुंडी और तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशन बनती हुई नजर आ रही थी। लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी मुस्तकबिल के तावन का इम्कान मौजूद है, क्या इनका इत्तेहाद हो सकता है, खास तौर के ऊपर 28वीं तरमीम के मामले के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग भी इशारे दे रहे थे कि अगर कुछ मामलात में इत्तफाक हो जाए तो आगे भी चीजें चल सकती हैं। लेकिन अब अगर परवेज खटक आते हैं तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को यह पैगाम देना चाहती है कि हमारे पास मुतबादल लोग मौजूद हैं। लेकिन अब असल सवाल यह है कि क्या वाकई ही ग्राउंड के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या परवेज खटक के आने से तहरीक इंसाफ कमजोर हो जाएगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी? मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 8 फरवरी से पहले क्या कुछ हुआ। पंजाब के अंदर इस्तेहकाम पार्टी लॉन्च की गई। जहांगीर तरीन, अलीम खान और तहरीक इंसाफ के कई साबिक लोग इकट्ठे किए गए। बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई गई लेकिन नतीजा क्या निकला? पार्टी बुरी तरह नाकाम हुई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई। परवेज खटक, महमूद खान, सबको आगे लाया गया। लेकिन नतीजा आज सूरत हाल ये है कि खुद परवेज खटक वफाकी हुकूमत में मुशीर हैं। 2024 के इलेक्शन में वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके, खुद की सीट भी हार गए। लेकिन अब सियासी तौर के ऊपर वो असर नजर नहीं आता जो कभी समझा जा रहा था। ये वही परवेज खटक हैं जिन्हें वफाकी वजारतें भी दी गई, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनको दी गई, लेकिन आज वो एक महदूद किरदार में नजर आ रहे हैं। मेरा जाती ख्याल यही है कि सिर्फ परवेज खटक के आने से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई जल्जला आने वाला नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इस्लामाबाद में इस वक्त एक और अहम बात ज़ेरे गर्दिश है और वो ये है कि ईद के दिनों में इमरान खान की बहन की मुलाकात
करवाई जाने का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से इंसार अब्बासी समेत कई सहाफ़ी बात कर रहे हैं। अगर ये मुलाकात होती है तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये एक इशारा होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यानी एतमाद साजी की कोशिश होगी, क्योंकि काफी अरसे से बार बार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई राब्ता जरूर हो रहा है। अगर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है तो फिर कम अज कम ये बात वाजिया हो जाएगी कि मामलात मुकम्मल बंद नहीं हुए और शायद आगे चलकर कुछ बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल अभी भी बहुत सख्त है। इमरान खान तक रसाई अब भी महदूद है, यहां तक कि इनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी अडियाला जेल सुप्रीडेंट को एक बाज़ाब्ता मरासला लिख चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात के ऊपर दस्तखत करवाने जरूरी हैं। लेकिन उनके मुताबिक 22 मई को 5 घंटे इंतजार के बावजूद दस्तखत नहीं करवाए गए और अब 55 सफात के ऊपर मुश्तमिल कानूनी दस्तावेजात दोबारा भिजवाई गई हैं। जरा सोचें, एक साबिक वजीर आजम के लिए सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर दस्तखत करवाना भी मुश्किल बना दिया जाए तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा। इसीलिए आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकया ही पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक सख्त तबसरा किया, एक सख्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब अदलिया नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक वजारत कानून के मातहत एक डिपार्टमेंट बन चुकी है। और सच पूछे तो बहुत से लोग आज इस तबसरे को हकीकत के करीब समझते हैं। अब आते हैं उस अफसोसनाक खबर की तरफ जिसने ईद की खुशियों को गम में बदल दिया। कोयटा चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक के ऊपर एक शदीद धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं, इमारतों को नुकसान पहुंचा और बड़ी तादाद में लोग शहीद और जख्मी हुए। खवातीन, बच्चे और आम शहरी भी इस वाक़ये की जद में आए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 25 से 30 लोग शहीद हुए हैं। मकामी लोग तो यही रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीबीसी ने 20 लोगों की तस्दीक की है और 70 लोग शदीद जख्मी हैं। मजीद शहादतें भी हो सकती हैं। नाजरीन, बहुत से लोग ईद मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि वहां कानून नाफज करने वाले अदारों के अहलकारों की नकलो हरकत मौजूद थी और इसी दौरान ये धमाका हुआ। जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर जाती है उसे एक रोज के लिए मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी हलकों ने इस वाक़ये के ऊपर अफसोस और मजम्मत का इजहार किया है। ईरान के सफीर ने भी अफसोस का इजहार किया है। सच ये है कि ऐसे वाक़यात दिल तोड़ देते हैं। जो लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम सब उनके मकरूज हैं, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी उठता है, आखिर कब तक हमारी सिक्योरिटी खामियां क्यों बार बार सामने आती हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं, मोहसिन नकवी साहब को अगर खारजा अमूर से फुर्सत मिल जाए तो जरा दाखिली अमूर के ऊपर भी तवज्जो दे दें। क्रिकेट बोर्ड का हाल सब ने देख लिया, लेकिन मुल्क के अंदरूनी हालात ज्यादा अहम हैं। नाजरीन, ये दुरुस्त है कि भारत बलूचिस्तान में हालात खराब करना चाहता है। ये भी दुरुस्त है कि कुछ अंदरूनी अनासर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जज्बाती नारे लगाकर असल मसले से नजरें नहीं चुराई जा सकती। हमें अपनी कमजोरियां भी मानना होंगी, अपनी गलतियां भी दुरुस्त करना होंगी। ये वक्त सिर्फ सियासत का नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सियासत से निकलकर मुल्की मामलात के ऊपर तवज्जो देनी होगी, सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी होगी। और नाजरीन, ये वक्त पाकिस्तान को महफूज बनाने का है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तान के हर बेटे को महफूज रखे, हर माँ की गोद सलामत रहे। नाजरीन, ये थी अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।